अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आपका टीचर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी हाज़िर है आपके सामने करंट अफेयर्स और जीके के पेपर के हवाले से अपने दूसरी वीडियो के साथ। और वो वीडियो जो है वो इकोनॉमी जो हमारा टॉपिक है उसको हम लेके चल रहे हैं जी। पहली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हमने इकोनॉमी को समझा, इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन से होते हैं, इकोनॉमी की टाइप्स कौन सी होती हैं, और किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है वो सोशलिस्ट कब होती है या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है। हमने वेल्थ ऑफ नेशंस जो कि एडम स्मिथ की किताब है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने लाइसेंस फेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस किया, मार्केट फोर्सेस को हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा जो दीगर इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमिक मैकेनिज़्म के किसी भी मुल्क में उनको हमने डिस्कस किया। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी उनसे मैं कहूँगा कि वो ज़रूर पहली वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए जो पहली वीडियो है वो आपको बुनियादें फराहम करेगी, आपको फाउंडेशनल जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करेगी। लिहाजा उसकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर इस लेक्चर को कम्प्लीटली समझना जो है ये स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहली जो हमारी वीडियो है इकोनॉमी से रिलेटेड उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जी, आप उनको पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को चैलेंजेस दरपेश हैं या जो हमारी इकोनॉमी को पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिस्कस करें, इससे पहले मैं आपकी तवज्जो जो है वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है इस वक्त जो प्रिवेल कर रहा उसका कुछ बैकग्राउंड आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और ये जो बैकग्राउंड है ये जीके के पेपर में भी आपके बहुत काम आएगा, करंट अफेयर्स के पेपर में भी आपको बहुत काम आएगा, और जो इस वक्त इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम है दुनिया का या जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसको समझने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इससे पहले कि हम चैलेंजेस की तरफ आएँ, हम ज़रा दुनिया के ग्लोबल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक का जो इरा है ये दुनिया के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो इसका इरा कहलाता है। अब इस वॉर के दौरान जो कि एक एक्सिस ऑफ पावर जिसके अंदर इटली था, जिसके अंदर जापान था, जर्मनी था, वो एक तरफ है और उसके बहुत सारे अलाई कंट्री हैं, और दूसरी तरफ जो है वो बरतानिया है और उसके अलाई कंट्री हैं। अब इस टन्योर के दौरान जो कि 1939 से लेकर 1945 तक रहा, तो इन तमाम ममालिक की जो ट्रेड थी ड्यूरिंग द वॉर वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगी। अब ये जो ममालिक थे ये एक दूसरे के साथ तो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन इन तमाम ममालिक के में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जा रही थी वो रोक दी गई। इसी तरह से जो दूसरे आपके पास दुनिया का ब्लॉक था उसने भी इस ब्लॉक के लिए अपनी तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो चीज़ें थी वो रोक दी। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि दुनिया के अंदर एक जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में चली गई वो दुनिया, जो सारे का सारा यूरोप था सेकंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, लाखों लोग जो थे वो लुकमा अजल बन गए, करोड़ों लोगों का जो रोज़गार था वो छिन गया। तो जितने भी उनके नेचुरल रिसोर्सेज थे या उनका जो जीडीपी था वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ चला गया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो अमेरिका इस जंग के दौरान भी पोस्ट वॉर जो वर्ल्ड है उस पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया का जो एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा उसके बारे में सोच रहा था, जहां उसने बहुत सारे एग्रीमेंट्स और बहुत सारी मीटिंग्स जो थी वो अपने अलाई कंट्रीज के साथ की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, रूजवेल्ट जो था वो उस वक्त सदर था, अमेरिका था, वहीं पे 1944 के अंदर अगस्त 1944 के अंदर कोई 42 रियासतों के साथ ये जो अमेरिका है
ये एक ब्रेटन वुड्स जो कि एक छोटा सा रिजॉर्ट टाउन है न्यू हैम्पशायर के अंदर, वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग रखता है। और उस मीटिंग के नतीजे में वो उस मीटिंग के अंदर जो वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया है, उस दुनिया के लिए एक ग्लोबल इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको बनाने की या उसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें थी, उसके बहुत सारे जो खदोखाल थे, जो उसके मल्टीपल फीचर्स थे, जो उसकी नेचर और करैक्टरिस्टिक्स थी, वो सारी की सारी इस मीटिंग में डिफ़ाइन कर ली गई। लिहाजा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए और जो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड है उसको फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटन वुड में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 3 जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे उनकी फॉर्मेशन की बात होती है। तो 3 फॉर्मल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस टू रन एंड टू ड्राइव द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। ये स्टूडेंट्स, जो पहले नंबर पे अदारा जो है वो आता है वो होता है जी वर्ल्ड बैंक का अदारा, जो कि एक फॉर्मल ग्लोबल फाइनेंसिंग सिस्टम को चलाने के लिए अदारा बनाया जाता है। और इसका जो पहला नाम था वो था जी IBRD। IBRD से मुराद ये है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट, और आजकल इसको कहा जाता है द वर्ल्ड बैंक। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे अदारा आता है वो है जी IMF। हम सब इससे वाकिफ़ हैं, हर रोज़ अखबारात में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। और जो तीसरा अदारा होता है जी वो होता है गैट। गैट से मुराद जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और ये जो अदारा है जी ये 1995 तक जो है ये एग्जिस्ट करता है। और 1995 के अंदर जनवरी 1995 के अंदर इसको रिप्लेस करता है एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो दोनों अदारे हमारे पास है जी वर्ल्ड बैंक और IMF, इसके जो हेड क्वार्टर हैं जी ये वाशिंगटन के अंदर मौजूद हैं। और जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका जनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। IMF जो होता है जी ये दुनिया के अंदर जितनी भी एक्सचेंज रेट होते हैं उनको मॉनिटर करता है। और उसके बाद जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक बुनियादी तौर पर जब इसकी तश्कील हुई थी तो इसकी तश्कील का मकसद ये था कि जितने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी डेवस्टेटेड कंट्रीज़ थे जो तबाह बर्बाद हो चुके थे, उन कंट्रीज़ को लोन देना और लोन देकर उनको असिस्ट करना ताकि वो दोबारा से अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। और पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड की जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, किन कंडीशंस के ऊपर ट्रेड ममालिक आपस में करेंगे, उन कंडीशंस को जो अदारा देखता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। जो ब्रिटन वुड सिस्टम था माय डियर स्टूडेंट, ये तो 1971 के अंदर जब अमेरिका का जो सदर था वो रिचर्ड निक्सन उसका सदर था, उसके दौर में ये ख़त्म हो चुका था। लेकिन बाकी जो अदारे थे ये अपना काम जो थे वो करते रहे। और फिर दुनिया के अंदर जो एक फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारे सामने आता है। और जितने भी मेंबर स्टेट्स होती हैं वो फिर फ्रीली जो ट्रेड है वो एक दूसरे के साथ करते हैं। तो ये वो तीनों अदारे हैं जिन अदारों ने दुनिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बना रखे हैं। वो लोन की मद में हो, वो फॉरेन एक्सचेंज की जो मॉनिटरिंग के सिलसिले में हो, वो वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो, ये तीनों अदारे दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये मॉनिटर करते हैं, उसको ये देखते हैं। अब इनके मुताबिक दुनिया के अंदर जो एक स्टेबल रियासत होती है उस स्टेबल इकोनॉमी की कुछ कंडीशंस जो हैं वो ये अदारे जो हैं उनका तयन करते हैं कि वो इकोनॉमी स्टेबल इकोनॉमी कहलाएगी जिस इकोनॉमी के अंदर मौजूदा जो आपके पास रिटन फॉर्म में मौजूद हैं कुछ चीज़ें जो तो उनके अंदर ये खसूसियात होंगी तो वो एक स्टेबल इकोनॉमी होगी। अगर उनमें ये खसूसियात नहीं है तो वो एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है। अगर वो स्टेबल नहीं है तो किस तरह से ये अदारे उसको स्टेबल करने के लिए उसकी हेल्प भी करते हैं और उसकी रहनुमाई भी करते हैं। तो इन अदारों के मुताबिक
अब वो रियासत या वो इकोनॉमी जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से माय डियर मुराद ये होती है कि द टोटल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड कंपनीज कि एक रियासत है और इस रियासत के अंदर जितनी भी क्वार्टर ईयर ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब उस मुल्क से बाहर जितना पैसा जा रहा है और उस मुल्क के अंदर जितना पैसा आ रहा है, अगर तो उनमें बैलेंस है, मतलब आप कहते हो कि 50 मिलियन डॉलर्स ही आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं और 50 मिलियन डॉलर ही जो है वो आपके पास मुल्क में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक दोनों में बैलेंस मौजूद है। तो जब तक पेमेंट के अंदर बैलेंस होगा किसी भी रियासत की इकोनॉमी में, तो हम कहते हैं ये एक स्टेबल इकोनॉमी है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि इसके अंदर सिर्फ जो ट्रेड है, आपकी इंपोर्ट और आपकी जो एक्सपोर्ट है, वो इसके अंदर फॉल करती है। फॉर एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं। अब जितने भी आपके विजिबल गुड्स हैं जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो टेंजिबल आपकी इंपोर्ट्स की चीज़ें हैं, जाहिर बात है वो आप बाहर भेज रहे हैं, और जो आपके मुल्क में आ रही हैं, तो आपकी इंपोर्ट में और आपकी एक्सपोर्ट में जब बैलेंस होगा तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल कहलाएगी। अगर आप जो है आप ये कहते हैं कि आप 10 जो मिलियन की डॉलर जो हैं उसकी ट्रेड आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आप 8 मिलियन जो है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब दो जो मिलियन डॉलर है उसका बीच में फिर डेफिसिट आ जाता है, लिहाजा आपकी ट्रेड में फिर बैलेंस नहीं है, लिहाजा आपकी फिर इकोनॉमी स्टेबल नहीं कहलाती है। इसी तरह जो तीसरे नंबर पे हमारे पास चीज़ माय डियर स्टूडेंट मौजूद है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। और जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है ये भी इन दोनों फैक्टर्स के साथ लिंक करता है। जब आपके इकोनॉमी के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इकोनॉमी है वो करंट अकाउंट डेफिसिट में चली जाएगी। तो मतलब आपके मुल्क की इकोनॉमी आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को जब आप माइनस करते हैं तो जो चीज़ बच जाती है वो आपके पास आपका डेफिसिट होता है। अगरचे ये डेफिसिट पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है। और चौथे नंबर पे हमारे पास जो स्टेबल इकोनॉमी होती है इन अदारों के मुताबिक वो है जी डेट क्राइसिस। अगर किसी मुल्क में है तो वो एक इनस्टेबल या अनस्टेबल जो है वो इकोनॉमी होगी। तो डेट क्राइसिस से मुराद कि आपने लोन लिया है और आप उस लोन को पे नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या होता है कि आप क्राइसिस में चले जाते हैं। तो मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता बढ़ता बाज़ औक़ात आपका जो ओरिजिनल डेट होता है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह पाँचवें नंबर पे जो फिस्कल डेफिसिट है ये भी एक फैक्टर है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल या अनस्टेबल करने का। तो फिस्कल डेफिसिट से मुराद माय डियर स्टूडेंट्स ये होती है कि जब भी कोई रियासत होती है उस रियासत की जो इकोनॉमी होती है वो ज़ाहिर बात है उसके रेवेन्यू और कैपिटल्स पे बेस करती है। रेवेन्यू जो वो टैक्सेशन के प्रोसेस से जनरेट करती है रियासत और कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में जनरेट करती है, और फिर उसी पैसों से जितना पैसा वो इकट्ठा करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो उसने रेवेन्यू अपने एक्सपेंडिचर्स पे लगाना होता है। वो जो एक्सपेंडिचर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, वो जितने भी सर्विसेज के उनके मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें हैं, जितने भी गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं उनको चलाना है। लिहाजा जब आपके जो एक्सपेंडिचर हैं ये बढ़ जाते हैं आपके टोटल रेवेन्यू से जो आप एक साल में इकट्ठा करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट में चली गई है इकोनॉमी। तो जब हम इन तमाम इश्यूज़ की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखें तो हम इन तमाम के तमाम इश्यूज़ को इस वक्त फेस कर रहे हैं। तो इन अदारों के मुताबिक जब एक मुल्क इस तरह के इश्यूज़ को फेस करता है तो ये अदारे जो हैं उनके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा देते हैं।
और उस कंडीशन के साथ ही वो आपको बहुत सारी गाइडलाइंस देती है। कभी वो आपको कहती है कि आप ऑस्टेरिटी जो मेजर्स हैं वो आप लें, कभी आपको वो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ करने की बात करती है। तो इस तरह बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो ये अदारे उन जो स्टेबल इकोनॉमीज़ नहीं होती उनके ऊपर लगा देते हैं, और वो रियासतें या वो इकोनॉमीज़ मजबूर होती हैं जो ये मसाइल फेस कर रही होती हैं कि उन तमाम कंडीशंस को ओबे करें। तो इस सारे बैकग्राउंड में अब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को जी, तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। और जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी के एतबार से पाकिस्तान जो है जी ये 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि एक जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम एक गाड़ी है, कार की एक मिसाल ले लेते हैं कि पाकिस्तानी रुपए के अंदर जो उसके प्राइस हैं, अगर उसी कार को किसी और मुल्क की करेंसी में जो है वो ख़रीदा जाए तो वो आपकी करेंसी और दूसरे मुल्क की करेंसी के दरमियान का जो फ़र्क है बुनियादी तौर पर, उस फ़र्क को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के एतबार से पाकिस्तान जो है ये 24th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो नॉमिनल जीडीपी के एतबार से पाकिस्तान जो है ये 42nd नंबर पे फॉल करता है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी पर कैपिटा इनकम के एतबार से कि पाकिस्तान की जो आबादी है ये तकरीबन 22 करोड़ का एक मुल्क है, और 22 करोड़ का जो मुल्क है वो छठे नंबर पे जो है वो दुनिया का आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है। और पर कैपिटा इनकम है जी जो यहाँ पे वो यूएस डॉलर्स के अंदर 1357 यूएस डॉलर जो है ये हमारी पर कैपिटा इनकम है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है इसके लिए भी आप मेरी पिछली वीडियो देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप पहली वीडियो देख लें ताकि इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बात आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है कि ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जी ये 2020 में रिकॉर्ड हो रहा है और 2020 की ये बात है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में हमारी जो इकोनॉमी है ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है या होगी इंशाल्लाह। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम तब्दील होते रहते हैं। तो जो जनरल नॉलेज होता है एक स्टैटिक जनरल नॉलेज होता है जो कि वही रहता है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती। और लेकिन जो हम जनरल नॉलेज की बातें कर रहे हैं ये हर साल बदलता रहता है, हर साल नए फैक्ट्स एंड फिगर सामने आते रहते हैं। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये 2020 के फैक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हम आइडिया स्टूडेंट पढ़ते हैं जी मल्टीपल सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी के। पाकिस्तान की इकोनॉमी के सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सेक्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी पहली वीडियो में बहुत तफसील से बात हो चुकी है। तो आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के सेक्टर्स की। तो 3 बड़े सेक्टर्स हैं जी पाकिस्तान की इकोनॉमी के। सबसे पहले नंबर पर जो हमारा सेक्टर आता है वो हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो है जी सर्विसेज का सेक्टर। और सर्विसेज से मुराद ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सर्विसेज के साथ ज़्यादा जो आपकी टोटल जीडीपी है, आपका जो टोटल जीडीपी है वो एक अंदाजे के मुताबिक 2020 की मैं बात कर रहा हूँ 340 बिलियन यूएस डॉलर पे आपका जो जीडीपी है वो इस वक्त मौजूद है। तो जब आपकी टोटल जो जीडीपी होती है, टोटल जीडीपी के अंदर जब कोई सेक्टर 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि ये उस मुल्क की इकोनॉमी उस सेक्टर की टाइप बन जाती है। तो मतलब अगर हम मल्टीपल टाइप्स हमने इकोनॉमी की पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सर्विसेज पे बेस करती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो जॉब्स से, जो लोग सिविल सर्विसेज के अंदर है, बैंकिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, ये तमाम आपकी सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपके टोटल जीडीपी में। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बड़ा सेक्टर है जी वो है आपकी इंडस्ट्री। तकरीबन 21% आपकी जो इकोनॉमी है
वो आपके टोटल जीडीपी के अंदर कोई 21% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सेक्टर का है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पे हमारे टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, स्पोर्ट्स का सामान पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बनता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 21% टोटल जीडीपी के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करता है, जबकि जो सर्विसेज हैं हमारे पास वो 60% जो है वो टोटल जो इसका कंट्रीब्यूशन है आपके टोटल जीडीपी के अंदर वो सर्विसेज की तरफ से होता है। और तीसरे नंबर पे जो सेक्टर माय डियर स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करता है आपके टोटल जीडीपी के अंदर, तो वो है आपकी एग्रीकल्चर का सेक्टर। और एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है माय डियर स्टूडेंट ये 19% और कुछ अंदाजों के मुताबिक 20% जो आपका टोटल जीडीपी है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे बेस करता है। तो आमतौर पर बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन होती है कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन सोसाइटी है। तो एग्रेरियन सोसाइटी इसलिए तो हम इसको कह सकते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन का तकरीबन 43% जो पोर्शन है आपकी टोटल पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। लेकिन ये एग्रीकल्चर आपके टोटल जीडीपी के अंदर सिर्फ 19% कंट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब 43% मेजर पोर्शन ऑफ योर पॉपुलेशन जो है वो 19% की कंट्रीब्यूशन का सबब बन रहा है आपके टोटल जीडीपी के अंदर। इसी तरह जब आप सर्विसेज में देखते हैं तो सर्विसेज में अगरचे आपका एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन मौजूद है, लेकिन वो 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी टोटल जीडीपी के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो फ्लॉज हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, जब हम फैक्ट्स पे जाते हैं तो हमारे सामने नजर आते हैं। हम जब पूरी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ को जब हम स्टडी करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उनका जो प्राइमरी सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बेस करता है, उसके अंदर ऑयल, मिडल ईस्ट के अंदर आप देख लो तो तमाम जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जो बड़े रिच कंट्री हैं, उनका जो बुनियादी जो सोर्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्राइमरी सेक्टर में उनकी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये एक आप कह ले अलमिया है कि हम प्राइमरी सोर्सेज से बहुत कम कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जबकि जो टर्शरी सेक्टर होता है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का, वो टर्शरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जितने भी इकोनॉमी के मसाइल हैं जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी बुनियाद पड़ती है। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं जी पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनकी तरफ, और उनके कुछ मुहर्रिकात हमने थोड़ी देर पहले हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को दरपेश चैलेंजेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है 2020 के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक वो 340 बिलियन जो यूएस डॉलर्स हैं उसमें में फॉल करता है। तो मतलब 340 बिलियन यूएस डॉलर का आपका टोटल जीडीपी है। और इस जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में अब हम पाकिस्तान के जो डिफरेंट चैलेंजेस हैं इकोनॉमी को वो हम डिस्कस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की जानिब से जितने भी एक इनस्टेबल इकोनॉमी की कंडीशन थी, जब हम उनको देखते हैं तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं जी ये 2019 तक जो थी वो 21 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जो 55 बिलियन है जी वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। और इस तरह से जो हमारा टोटल जो डेफिसिट था, हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट था वो कोई 34 बिलियन यूएस डॉलर आ जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब इतना बड़ा आपके पास ट्रेड डेफिसिट है तो आपकी इकोनॉमी कैसे एक स्टेबल इकोनॉमी कहला सकती है। और जब हम इसके साथ ही डेट क्राइसिस की बात करते हैं तो इन्हीं 34 बिलियन डॉलर में आप तकरीबन 80 बिलियन डॉलर्स जो यूएस डॉलर था वो आपका डेट क्राइसिस था। तो ये मिला के एक बहुत बड़ी जो अमाउंट है बन जाती है, जो कि आपकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा एक और जो बड़ा चैलेंज है माय डियर स्टूडेंट वो होता है सर्कुलर डेट। अब सर्कुलर डेट क्या होता है कि ये एक साइकिल होता है डेट्स का, कि ये एक साइकिल में जो कर्जे हैं वो चल रहे होते हैं। इसकी मिसाल हम ये ले सकते हैं कि लाइक जो पेप्को है, पेप्को पाकिस्तान की एक अदारा है जो कि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कहलाती है। अब ये क्या करती है कि मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनको जो है वो पावर सप्लाई करती है। अब जो पेप्को है
पेप्को ने जी पावर सप्लाई की केईएससी को, और जो केईएससी है उसने पावर के जब चार्जेस जो बनते हैं वो इसने इसको पे ना किए। जब इसने इसको पे ना किए तो जाहिर बात है पेप्को ने भी कहीं से बिजली जो है वो इंडिपेंडेंट जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनको पे करना थी, लिहाजा पेप्को ने फिर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को पे ना किया। अब जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी किसी ऑयल की जो कंपनी थी उनको पैसे पे करने थे, उन्होंने फिर इसको पे ना किया। तो इस तरह से ये एक साइकिल जो है डेट का ये चलना शुरू हो जाता है, जिसको कहा जाता है सर्कुलर डेट। तो जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम सर्कुलर डेट जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, के अदारों के दरमियान में ये जो एक साइकिल है डेट्स का ये हमें चलता हुआ नज़र आता है। और यही वो चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल रही है। अब ये जितने भी मसाइल पाकिस्तान की इकोनॉमी फेस कर रही है इनके मल्टीपल फैक्टर्स है, पूरी तारीख है। तारीख में तो मैं नहीं जाऊंगा, हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगा, लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो ये है कि हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है जबकि जो सेव हैं हम बहुत कम करते हैं। हमारी इंपोर्ट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ के कंपेयर टू द एक्सपोर्ट्स। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू द रेवेन्यू। और इसी तरह से जो हमारी ट्रेड है, जो वर्ल्ड ट्रेड स्पेशली, वो डे बाय डे जो है वो श्रिंक हो रही है। पाकिस्तान जो है वो एनर्जी और पानी का जो क्राइसिस है वो फेस कर रहा है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है इन मसाइल के पीछे। पाकिस्तान के अंदर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई रही है, अगरचे अब आके नई गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है और पाकिस्तान को बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में द मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा भी दे दिया गया है। और इसी तरह से जो क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है और जो करप्शन है और जो बहुत सारी अनस्किल्ड यंग लेबर फोर्स है, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये तमाम चैलेंजेस दरपेश हैं। अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को रिमूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। जी तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर से कुछ चीज़ें समझ आई हैं, कुछ फैसिलिटेशन हुई है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू कमेंट, डू शेयर योर फीडबैक विद मी। हमें ज़रूर सजेशंस दीजिए कि हम किस तरह से वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। वो जो टॉपिक्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं वो बताएं, हम इन पे काम करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इस दुआ के साथ कि आप जिस भी इम्तिहान में हैं अल्लाह आपको उस इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता करे। आपका टीचर मोहम्मद इरफान अली फ़ानी आपसे इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होते हैं जी। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।